अस्सलाम वालेकुम। तारिक अज़ीज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है नई वीडियो लेके। स्टोरीज़ हमारी चल रही हैं और वही अल्लाह रहम करे हम सब परदेसियों के ऊपर, मेरे परदेसी भाइयों के ऊपर। ये ख़ास तौर पे जो वीडियो है मेरी तमाम परदेसी भाइयों के लिए भी है और उनकी फैमिलीज़ के लिए भी। अल्लाह करीम उनको सलामत रखे। स्टोरी जो भी मैं सुना रहा हूँ, प्लीज़ मैं इसको जेन्युइनली, ये हम जब परदेसी भाई शाम को यहाँ पे इकट्ठे होते हैं ना, तो फिर लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स और अपने अपने दुखड़े सुनाते हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम में कोई ऐसा भाई जो थोड़ा परेशान रहता हो और ना सुना रहा हो ना, तो फिर हम उसके दिल के ऊपर थोड़ा मरहम रखने के लिए हम खुद भी उससे पूछ लेते हैं कि भाईजान तबीयत ठीक है आपकी, खैरियत है, क्या बात है। मैंने वही बोला कि एक टाइम के बाद यही लोग हमारी फैमिली बन जाते हैं, जो हमारे साथ लॉन्ग टर्म पे रह रहे हैं ना, उनका हमारे साथ जो ताल्लुक़ वास्ता है वो भाइयों की तरह होता है। कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं तो वो हमारे लिए खाना बनाना, आगे पीछे हमसे पूछना, ये सारे हमारे यही भाई जो हमारे साथ रह रहे हैं यही करते हैं। फैमिलीज तो दूर बैठी हुई हैं। तो इस वजह से ये कोई ना तो कोई प्लांटेड स्टोरीज़ मैं अब पेश कर रहा हूँ, ना ही इसके अंदर मैं कोई अपनी तरफ से ये स्क्रिप्टेड हैं। ये सारी की सारी रियल स्टोरीज़ हैं जो लोगों के साथ पेश आई और जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। मैं इसमें भाई हैं बड़े अच्छे, दोस्त भी हैं। तो वो पिछले 15 साल से यूके में हैं। उनको तकरीबन फॉर द लास्ट 15 ईयर्स ही इज़ हियर इन द यूके। तो बंदा जो है वो बड़ा जीदार है, मोहब्बत वाला बंदा है, प्यार मोहब्बत वाला बंदा है, अच्छी सलामत है। हम लोग इकट्ठे एक ही जगह पे रहते हैं, मुलाकात कम होती है और फ्रीक्वेंटली हम लोग वी यूज़ टू सी ईच अदर एट द वीकेंड, क्योंकि वो 5 डेज इन अ वीक बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो सिमिलरली लाइक माई सेल्फ, वीकेंड पे कभी उसके साथ बात हो जाए तो एक वीकेंड मैं उसके साथ बैठा, ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे तो वो गुजरा। तो मैं बात शुरू होगी, कहता भाईजान कैसे हैं। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाओ यार क्या हाल है, खैरियत है। तो क्या हो रहा है, मैं कि यार कुछ नहीं, मैं मोबाइल पे लगा हुआ था। तो वो मेरे पास बैठ गया। तो कहता है कि मेरी ना वालदा साहबा के लिए दुआ कीजिएगा। तो मैंने कहा क्या हुआ। कहता है मेरी वालदा साहबा ना बड़े अरसे से बीमार हैं, तो मैं तमाम भाइयों से, दोस्तों से ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरी वालदा साहबा के लिए आप लोग दुआ कीजिएगा, आप भी कीजिएगा, आप नमाज़ पढ़ते हैं। मैंने उनको कहा हाँ बिल्कुल यार, क्यों नहीं। तो मुझे कहने लगा, मैंने कहा आप भाई साहब घर एक चक्कर लगा आते, अपनी वालदा साहबा का हाल हवाल पूछ लेते। तो वो ना बहुत ही परेशान, मतलब मुझे उसके नज़र आ रहे थे, जो चेहरे के आसार थे कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस बात के ऊपर। मैंने कहा क्या वो खैरियत है। उसने कभी अपनी बात मुझे खुल के नहीं बताई कि वो उसको गए हुए कितना अरसा हो गया है कि उसने पाकिस्तान का चक्कर लगाया। तो मैं जब उस दिन मैंने उसकी ये बात सुनी तो ट्रूली मैं शॉक हुआ। कहता है मुझे 15 साल हो गए हैं घर के हुए, कहीं पास में वो स्टूडेंट वीज़े पे आया, अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर सका, और फिर वो जो मजबूरियां उधर देखते हुए वो यहाँ पहुंचा था, उन मजबूरियों से निकलते निकलते अपनी फैमिली को स्टैंड करते करते वो चेहरे, वो रिश्ते जिनको वो उधर छोड़ के आया था, वो धुंधले हो गए, वो बहुत ज़्यादा धुंधले हो गए। और मैं जब उसके साथ ये मैंने उससे बात सुनी, तो बात करते करते भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं परेशान हो गया खासा। उसकी वालदा साहबा को उसके पीछे कैंसर हो गया, वो नहीं जा सका। 4 बहनों का इकलौता भाई, और उसके वालिद साहब डायबिटिक पेशेंट हैं जिनको वो हर महीने पैसे भेजता है। और हर महीने पैसे भेजने के अलावा सिर्फ ये नहीं, और भी वहाँ पे फैमिलीज़ हैं जिनका वो ख्याल करता है, जो उसके कुछ रिश्तेदारों में हैं। आखिर ऐसा क्यों हम हाई फाई एक्सपेक्टेशंस और हाई होप्स जो लोग बाहर बैठे हुए उनसे लगा लेते हैं। मैं कभी उस बंदे की फ़िज़िकल कंडीशन के ऊपर बात करूं तो मैं ये देखता हूं कि वो मुझे किसी भी सूरत में वो फिट नज़र नहीं आता था।
وہ کیا وجہ بنتی ہے جب آپ اپنے ایک جو ریئل ڈائٹ پلان ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اپنی عمر سے زیادہ کے نظر آتے ہو، آپ کی لائف میں کوئی ایکسرسائز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ کا فوکس صرف ارننگ کرنا ہے۔ اور ہم جتنے بھی پردیسی بھائی ہیں ان کا سونے کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کوئی کوئی دن کے ٹائم اگر آتا ہے، رات ساری وہ جاب کرتا ہے تو وہ دن کے ٹائم سو رہا ہے، اور اگر کوئی سارا دن جاب کرتا ہے اور وہ رات کو لیٹ نائٹ آتا ہے تو کہیں وہ 4-5 گھنٹے اس کو مل جاتی ہے سونے کے لیے، وہ بھی کافی نہیں ہے، ناٹ اے گڈ انف۔ ایک عجیب سی دوڑ ہے یہ، ایک عجیب سی جو ہے نا وہ جس کو بولتے ہیں ریس لگی ہوئی ہے۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ ہم اتنے زیادہ آرٹیفیشل ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑا یہی سچ ہے کہ میں پہلے بھی بولا کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ چیزیں اصل میں دکھاوے ہیں۔ ہمارے جو پاسٹ کے لوگ تھے نا، جو ماضی کے لوگ تھے، ہم اپنے بڑوں کی بات کریں، ہم اپنے انسیسٹرز کی بات کریں، اپنے فور فادرز کی بات کریں، تو ایک بات ہے، آپ اپنے بھی ذرا دیکھیے گا، ان کے ساتھ بھی ایسا ہے کہ ان کے پاس ان کی ضروریات سے بہت زیادہ کم تھا یار، لیکن وہ اپنی زندگیوں میں بہت زیادہ خوش تھے، وہ زندگی کو انجوائے کرتے تھے۔ ہمارے پاس ہماری جو ضروریات ہیں نا ان سے بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنی لائف سے خوش نہیں ہیں۔ یہ شکراً یا ربنا کے الفاظ تو ہماری زبانوں کے اوپر نہیں ہیں، شاید یہی وجہ ہے۔ اور یہ ریس ایک دوسرے کو دیکھو دیکھی ہو رہی ہے۔ مائیں اپنے لختے جگر جو ہیں وہ جدا اپنے سے اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ اس کی بہن کا بیٹا باہر گیا ہوا ہے۔ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اپنے سے دور اس وجہ سے کر رہا ہے کہ اس کے بھائی کے سارے بیٹے باہر گئے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ جس کے جو مقدر اور نصیب میں لکھا ہوا ہے ملنا تو وہی ہے۔ کیا یہ رشتے دوبارہ ملنے والے ہیں؟ کیا یہ چاہتیں اور محبتیں دوبارہ ملنے والی ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو پردیسی بھائی ہیں نا یہ بہت دکھی ہیں۔ جب یہ باتیں ہوئیں، میں نے انسان نہ دوسرے کی باتیں دوسرے کو کر کے اس کے زخموں پہ مرہم بھی رکھتا ہے اور باتیں کر کے اس کے دل کو چھید بھی لگاتا ہے۔ یہ انسان کی جو زبان ہے یہ ایک اس طرح کا سحر ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ شاید میرے کچھ دو چار الفاظ اس ٹائم پہ اس کے دکھی دل کے اوپر کوئی مرہم کا کام کر جائیں، کہ اس کو تھوڑی انٹرنلی جو ہے نا وہ کنسول مل جائے، اس کو تھوڑی تسلی مل جائے۔ شاید یہ تو اللہ جانے یا وہ بھائی جانے کہ ان کو کتنی تسلی ملی، لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ اس کے کچھ ہفتے 10 دن کے بعد مجھے نیچے سے رونے کی، چیخنے کی آواز آئی۔ میں جب نیچے اترا تو وہ بھائی دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ خیریت ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے کہا میری والدہ صاحبہ جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ یہ خاصا پریشان کن مرحلہ تھا کہ اس کا اس شہر سے باہر آنا، اور جب ہم کسی کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں تو یہ والا جو دکھ ہوتا ہے نا یہ واقعی لگا آ کے، یہ دل کو یہ بات بڑی محسوس ہوئی۔ اور جب میں اس کی کنڈیشن مجھ سے خود دیکھی نہیں گئی اور میری آنکھوں میں بھی آنسو زاروں زار آنا شروع ہو گئے۔ باقی جیسے جیسے دوست ہم لوگ جو رہ رہے تھے وہ آنا شروع ہوئے تو سارے کے سارے جو ہے وہ افسوس تو کر ہی رہے تھے، تعزیت تو اس کے ساتھ کر ہی رہے تھے، لیکن چونکہ وہ فیملی ممبر بن چکا تھا تو سارے رو بھی اسی طرح ہی رہے تھے کہ ایسا کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کو یہ واپس کیسے جایا جائے اور کس طرح اس کا حال سوچا جائے۔ انہی آنسوؤں، انہی ہچکیوں، انہی زاروں زار سانسوں کے کٹنے میں اس کی والدہ کو دفن کر دیا گیا۔ وہ غم اپنے اندر چھپایا ہوا تھا۔ شاید یہ جو غم ہے یہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا غم تھا، ہم آپ تو صرف سن رہے تھے۔ وہ کتنا دکھی رہا۔ میں نے اس کے بعد 10 دن کے بعد اس کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھا۔ میں ہمیشہ میری کوشش ہوتی جب میں کبھی گھر آؤں تو مجھے کبھی وہ نظر آئے تو میں اس کو گلے لگاؤں، میں اس کو کبھی ملوں۔ مطلب میں
मेरी कोशिश होती थी कि मैं कभी इसके साथ कोई गम जो है वो मैं बांटूं, कि शायद मेरे जो 2 बोल हैं या 4 बोल हैं उसकी वजह से इसको थोड़ी तसल्ली मिल सके। लेकिन वो उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और 10 दिन के बाद मेरी उसके साथ मुलाकात होती है। और 10 दिन के बाद जो है ना, उसके ज़ख्म अभी तक वैसे ही कच्चे थे जैसे ज़ख्म उसके मुझे उस दिन, पहले दिन जब उसकी वालदा मिली थी तो वो कच्चे थे। मैंने ऐसे जब उसके साथ बात की तो वो एक जो हिचकियां थी उनका तांता बन गया। जब मैंने उसके साथ बात की तो वो वैसे ही बच्चों की तरह बिलक के रोना शुरू हो गया। और ये वो सच्चाई थी जो मैंने उसके अंदर से उस टाइम पे महसूस की, और वो गम का एक पहाड़ था उसके अंदर पे, जो मुझे खुद नजर आया कि ये बंदा कितना दुखी है और कितना परेशान है। परदेसी सिर्फ पैसों के लिए नहीं है। परदेसी जो है वो सिर्फ पैसे कमाने वाली मशीन नहीं है। उनके अंदर जज्बात भी हैं। वो ये चाहते हैं कि कोई चाहत से, मोहब्बत से उनसे बात करे, उनके अहवाल जाने, उनसे दिल की बात करे। रेस में आप लोग पड़े हुए हैं। आपने अपनी औलाद को उस रेस में डाल दिया है जिसकी वापसी शायद नामुमकिन है। वो 15 साल से एक भट्टी में रह रहा है, एक जहन्नुम में रह रहा है, एक जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। उसके घर वालों ने उसको क्या समझ लिया? क्या वो इतना लाचार और इतना बेबस था कि वो वापस ना जा सका? कितने दुख थे उसके अंदर कि वो अपनी मां को ना देख सका। आखिरी टाइम पे वो अपनी मां की मैयत को कांधा नहीं दे सका। अब वो कब जाएगा अपनी मां के कब्र के ऊपर? कुछ पता नहीं। बड़े दिनों तक उसके पास दोस्त और बहुत सारे लोग जो हैं वो ताजियत करने के लिए आते रहे, लोग बेशबहा आते रहे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये हमने सिर्फ रवायात बनाई हुई हैं कि गले से लगा के हम कहते तो हैं कि हम आपके हर दुख में शरीक हैं, लेकिन इस दुख के अंदर वही शरीक होता है जिसके साथ ये हो रहा होता है। इसके अलावा उसके दुख में कोई शरीक नहीं होता। एक बात और है जो मैं सोचता हूं, इसमें ये दुख जिस मां के बच्चे हैं ना, उन सब के साथ अलग अलग है। दिल सबके एक जैसे नहीं होते, और वो तमाम के तमाम इन दुखों के साथ कोई बहुत जल्दी भूल जाता है तो कोई नहीं भूलता, कोई आखिरी दम तक नहीं भूलता। ये जिंदगी है प्यारे। लेकिन अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले वही एक बात करूँगा कि परदेसियों को आपकी चाहत भरी फ़ोन की, आपकी मोहब्बत भरी आवाज़ों की, आपकी तसल्लियाँ देने वाली आवाज़ों की ज़रूरत होती है। ये वो मोटिवेशंस होती है जो यकीन करें किसी ग्लूकोज की बोतल से कम किरदार अदा नहीं करती है। कि अगर आप बीमार हो के बेड पे लेट जाए ना, तो वो बोतल आपको इंजेक्ट कर दी जाती है और आपके कुछ लम्हे बाद, आफ्टर लिटिल वाइल, आप खुद को तवाना और तंदुरुस्त महसूस करके खड़े हो जाते हैं। कभी ऐसी बोतलें उधर से भेज दिया करें अपने लोगों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने प्यारों के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। यकीन करें उनकी ज़िंदगी बढ़ जाएगी। दिन मसाइब का वो शिकार है, और शायद कभी आपके मुल्क आके भी आपको खुल के ना बता सके। ये झूठे कपड़े हैं सारे, ये झूठी डिस्प्ले पिक्चर्स है, ये सब झूठ है, ये सब ऐसे ही है। इन बातों पे मत जाइएगा, इमोशंस को देखिएगा। मैं आज की अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो बेल आइकन दबाइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे बर्दाश्त करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।